राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ फिजिक्स लेक्चरर नीरज कुमार चौधरी। तो अपन ने जो लास्ट क्लास के अंदर स्टडी किया था, ठीक है, लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने विभव जो कूप था, जो पोटेंशियल वेल था, उसको डिस्कस कर लिया पूरा। और वहाँ से सरल आवर्ती जो गति थी, ठीक है, सरल आवर्ती गति, और उस सरल आवर्ती गति के कारण जो अपने पास में स्थितिज ऊर्जा जो आती है और जो प्रत्यानयन बल होता है, रीस्टोरिंग जो फोर्स होता है, जिसको हुक्स लॉ भी कहा जाता है, वो भी अपन ने क्या किया था, डेवलप किया था। ठीक है, तो वहाँ से अपने पास में जो भी अपने पास में कण जो सरल आवर्त गति के अंदर होता है, तो उस पर जो फोर्स लगता है, साथ ही साथ में उसकी जो ऊर्जा होती है, स्थितिज जो ऊर्जा होती है, वो कितनी होती है, वो अपन ने क्या की थी, निकाल ली थी। अब इसी को अगर अपन क्या करेंगे, फर्दर आगे और प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम क्या है, सरल आवर्ती गति। ठीक, देखो यहाँ पर यही है अपने पास में हेडिंग, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर इसको अलग लैंग्वेज में बोलूँ, मतलब हिंदी में बोलूँ, तो सरल आवर्त गति। व्हेन अ पार्टिकल ऑसिलेट्स इन अ पैराबोलिक, किस में है, देखो ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, ये लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था। पैराबोलिक पोटेंशियल वेल, किस में ऑसिलेट करना चाहिए, वो पैराबोलिक पोटेंशियल वेल। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द पार्टिकल इज कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय, जब कोई कण किसी परवलयिक विभव में दोलन करता है तो कण की गति को सरल आवर्ती गति कहते हैं और कण को आवर्त दोलक कहते हैं। एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्थितिज ऊर्जा किसके द्वारा दी जाती है, ठीक है, नहीं, निम्न द्वारा दी जाती है, ये निम्न आएगा यहाँ पे, निम्न द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, देखो कहने का मतलब है इस लाइन का कि सबसे पहली बात तो अपने पास में कोई भी पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ के अंदर होना चाहिए। ठीक है, पैराबोलिक पोटेंशियल वेल के अंदर होना चाहिए, पाथ नहीं कहूँगा, पैराबोलिक पोटेंशियल वेल, मतलब पोटेंशियल वेल का जो शेप होनी चाहिए अपने पास में, वो कैसे होनी चाहिए, पैराबोलिक होनी चाहिए। क्योंकि मैंने अभी आपको जब लास्ट क्लास में जब पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको इसके बारे में बात की थी, कर्व के बारे में। तो इस कर्व पे जो अपने पास में पॉइंट आ रहे थे ना, वो पैराबोलिक ही आ रहे थे, ये वाले देखो, ये अपने पास में पैराबोलिक ही आए थे। ठीक है, तो ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो इसमें जो अपने पास में पार्टिकल ऑसिलेट करता है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, पैराबोलिक किसमें, पोटेंशियल वेल में, इसमें जो पार्टिकल इस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, SHM, सरल आवर्ती गति। इसी को क्या बोला जाता है, सरल आवर्ती गति। ये इस तरीके से जो मोशन चलते रहेंगे ना इसके अंदर, ये मोशंस जो होते रहते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, सरल आवर्ती गति। और साथ ही साथ में, एक मिनट, ये कट रहा है इसमें, ठीक, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल वेल, क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल वेल। और ये जो अपने पास है पार्टिकल जो होता है, मतलब इस तरीके का जो ऑसिलेटर होता है, ये जो ऑसिलेटर कहा जाता है, दोलित्र जिसको अपन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, आवर्त दोलित्र। क्या बोला जाता है, आवर्त दोलित्र या हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक का मतलब होता है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अगर आपका पार्टिकल कोई पीरियोडिक मोशन कर रहा है, एक ही पॉइंट पे बार बार रिपीट कर रहा है खुद को, तो वो अपने पास में कौन सा होता है, पीरियोडिक मोशन कहलाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या बोला जाता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये अपन ने मैंने समझाया। और इसकी जो अपने पास में ऊर्जा होती है वो निम्न तरीके से दी जाती है। U कितना होता है, एक मिनट में पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। U कितना होता है अपने पास में, अपन ने निकाला था लास्ट क्लास में, हाफ kx²। ये SHM की स्थितिज ऊर्जा है, SHM स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी SHM की। ठीक है, और जो अपने पास में F जो होता है, मैंने वहाँ पे भी बताया था, मैं वापस से एक बार बता रहा हूँ, del U/del x कितना हो जाएगा, ये -k2 ×
2x, ये आ जाएगा माइनस के kx, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल, ठीक है। तो ये अपने पास में फोर्स आ गया। तो ये बताना था मेरे को कि भाई रीस्टोरिंग फोर्स और काइनेटिक पोटेंशियल जो एनर्जी होती है अपने पास में किसी भी एसएचएम के लिए वो कितनी आएगी, ये, ठीक है। और हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए खासकर तो यही होगी हमेशा, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर ये वाला, इसको आवृत दोलित्र भी बोलते हैं, आवृत दोलित्र, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा एनर्जी कितनी आएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको क्वांटम में देखने को मिलेगा, ठीक है। जब अपन क्वांटम जो अपने पास में फिजिक्स की एक जो नई ब्रांच होती है उसमें जब अपन डीलिंग करेंगे तो इसका बहुत अच्छा आपको वहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ इसको और ब्रॉडली स्टडी किया जाता है, ठीक। आगे चलें, तो अब आगे देखना, ये द सिंपल हार्मोनिक मोशन is that to and fro motion of a particle about an equilibrium position in which the magnitude of restoring force is directly proportional to the displacement of the particle from the mean position and it is directed towards the equilibrium position, ठीक है। इस प्रकार सरल आवर्त गति एक संतुलन स्थिति के बारे में एक कण के आगे और पीछे की गति है जिसमें प्रत्यास्थ बल का परिणाम सीधे माध्य स्थिति के कण के विस्थापन के समानुपाती होता है और यह संतुलन स्थिति की ओर निर्देशित होता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था F बराबर कितना आता है, ये उसी की बात कर रहा है, माइनस के kx। तो फोर्स जो होता है किसके समानुपाती होता है, आपके विस्थापन के समानुपाती होता है, लेकिन कैसा होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। कैसा होता है, ये अपोजिट होता है। दूसरी ओर ये संतुलन स्थिति की ओर निर्देशित होता है। संतुलन स्थिति का मतलब था, मैंने बताया था ना, दो तरीके के होते हैं अपने पास में। जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा ना, जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा वहाँ की तरफ खींचेगा ये फोर्स, ठीक है। ये जो फोर्स होगा ये जहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम अचीव होगा ना वहाँ की तरफ इस फोर्स क्या करेगा, लगेगा। जो पार्टिकल है कण के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इक्विलिब्रियम की साइड पे ही लगेगा। वो इस लाइन का मतलब है ये वाला, ठीक है। ये वाला मीन पोजीशन, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, हमेशा किस पे लगेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन को। और ये मैंने अभी बताया था आपको क्या कहलाता है, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सा मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन। कौन सा मोशन कहलाता है ये, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन बोले तो ये इस तरीके से, ये एक ही पॉइंट पे ऐसे इस तरीके से वाइब्रेट होना, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका, टू एंड फ्रो मोशन। क्या कहलाएगा, टू एंड फ्रो मोशन। या फिर इसकी बात करूं तो इसी पॉइंट के ऊपर ये ऊपर नीचे होगा, ये टू एंड फ्रो मोशन कहलाएगा, ठीक है। इनकी बात करूं, इस स्प्रिंग की बात करूं तो ये भी आगे पीछे इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन में होंगे सारे के सारे। इसका देखूं तो ये भी इस तरीके से क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन के। किसके एग्जाम्पल हैं ये, सिंपल हार्मोनिक मोशन के। तो ये तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट होता है आपका। अब आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब तक तो आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिए पूरा कि भाई थ्योरी इसकी क्या थी, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है कि भाई इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम मान के चल रहे हैं कि कोई एक पार्टिकल है, उसका मास कितना है, m है, और मूव्स कितना कर रहा है वो, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन द स्ट्रेट लाइन। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर। Let any instant t the displacement of the particle from the mean position is x and the acceleration is। अब इसमें acceleration कितना होगा ये अपने को पता लगाना है, ठीक है। तो देखो क्या, मान लीजिए कि कोई द्रव्यमान है अपने पास में m, मास m है, ठीक है। ये अपने पास में m मास का कोई पार्टिकल है और ये क्या कर रहा है, एक सीधी रेखा पर संतुलित स्थिति में है। इस सीधी रेखा के ऊपर कैसी स्थिति में है, संतुलित स्थिति में है, बिल्कुल मतलब इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ है। संतुलित स्थिति में इधर उधर गति करता है, मतलब संतुलन स्थिति के, मतलब ये अपने पास में मान लेता हूं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर
आपका पार्टिकल कैसा है, संतुलन स्थिति में बना हुआ है। और इसी संतुलन स्थिति के दोनों तरफ, इधर और इधर, क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है, कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, लेकिन किस स्थिति के, x0 के। ठीक है। लेट एनी इंस्टेंट टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज x एंड द एक्सेलरेशन इज, देखो होगा क्या, जैसे मैं अगर इधर की बात करूं, ये यहाँ तक गया यहाँ पे तो, और यहाँ पर भी उतना ही जाएगा, ठीक है, जितना ही आगे जा रहा है। तो एक काम करते हैं कि मान लेता हूँ कि किसी एक टाइम t पर यहाँ आ गया आपका पार्टिकल x पर, t टाइम पर, ठीक है, t टाइम पर अपने पास में कहाँ है, ये x पर आ गया। तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा इधर की साइड, ध्यान देना, इस पे फोर्स कितना लगेगा, इधर की साइड लगेगा F, ठीक है, इधर की तरफ कितना लगेगा फोर्स F। तो F जो होगा वो कितना होगा, F इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस के kx। अब न्यूटन के नियम अनुसार, न्यूटन के नियम अनुसार अपने पास में जो F होता है वो कितना होता है, d2x ओवर dt स्क्वायर, m इंटू d2x ओवर dt स्क्वायर। ये यूनिवर्सल नियम होता है, ठीक है। कैसा नियम है, यूनिवर्सल नियम है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं अगला पेज ही ले लेता हूँ। तो F बराबर तो कितना आ रहा था अपने पास में, m d2x ओवर dt स्क्वायर, यही आया था। और एक F कितना आ रहा है अपने पास में, माइनस के kx। इसको समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण क्या दे दिया, 2। तो समीकरण 1 व 2 से तो ये कितना हो जाएगा, देखो m d2x ओवर dt स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस के kx। और ये d2x ओवर dt स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस के k बाई एम इंटू एक्स, यही आएगा अपने पास में, माइनस के k बाई एम इंटू एक्स। माना k बाई एम इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, जो एक दोलित्र की सामान्य आवृत्ति है। कैसी आवृत्ति है, सामान्य, ठीक है, विच इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, ठीक है। तो अपने पास में देखो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास में d2x ओवर dt स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, ओमेगा नॉट स्क्वायर मानना है, ठीक है। तो ये ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा अपने पास में। तो ये जो अपने पास में k बाई एम है, इसको मैंने फ्रीक्वेंसी ही क्यों माना, इसको मैंने फ्रीक्वेंसी ही क्यों माना। अब यहाँ पर अपने पास में कैसे बताएंगे भाई इसको फ्रीक्वेंसी क्यों माना है मैंने, बताओ। एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी जो इसका डायमेंशन है ना, k बाई एम का जो रेशियो आएगा हमेशा, इसका जो डायमेंशन अगर अपन निकालेंगे तो वो अपने पास में हर्ट्ज में जाएगा। किस में जाएगा, हर्ट्ज, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना अपने पास में जो k बाई एम का रेशियो जो होता है वो फ्रीक्वेंसी इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों के डायमेंशन जो होते हैं, इनके जो अपने पास में क्या कहते हैं डायमेंशन होगा, और इसका जो डायमेंशन होगा जब उसको डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू की, मतलब टाइम के स्क्वायर के इक्वल आती है। किसके इक्वल आती है, टाइम के स्क्वायर के इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या देगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, ये कितना आ गया, 0। दिस इज द differential equation फॉर SHM, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है किसके लिए, SHM के लिए। क्या है ये, डिफरेंशियल इक्वेशन है किसके लिए, SHM के लिए, ठीक है। हिंदी में बोलूं तो उपरोक्त समीकरण
उपरोक्त समीकरण सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। ठीक है, कैसा है? सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण है। ठीक है, अब यहां पर अगर आपका कोई भी, इस बात को समझना, थोड़ा फिजिक्स है इसमें, अगर आपका कोई भी पार्टिकल, कोई भी कण या कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मतलब वो एसएचएम मोशन के अंदर है या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आ रहा है, तो वहां पर अपन ये बता सकते हैं कि वो पार्टिकल इस मैथमेटिकल इक्वेशन को क्या करेगा? फॉलो करेगा। अगर कोई भी कण इस इक्वेशन को फॉलो करता है, इस इक्वेशन को अपने पास में रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमेशा किस में होगा? एसएचएम के अंदर होगा। ठीक है, तो अपन ये पता लगा सकते हैं कि ये आपकी एसएचएम की क्या है? मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। ठीक है, ये आपकी कैसी इक्वेशन होती है? मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। और यहां से एक चीज और पता लग रहा है अपने को, देखो ये d2x/dt² क्या होता है? ये त्वरण होता है। a बराबर वैल्यू कितनी आ रही है? ω0²x। ठीक है, तो यहां से एक्सेलरेशन भी यही आएगा, ये एक्सेलरेशन कहलाएगा आपका, त्वरण, एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? त्वरण। किसका? एसएचएम का। ठीक है, तो ये त्वरण कहलाएगा आपका एसएचएम का, जिसकी वैल्यू कितनी आती है? -ω0²x, क्योंकि d2x/dt² तो अपने पास में क्या कहलाता है? त्वरण ही कहलाता है। दूसरी चीज मैंने अभी बताया कि आपका जो कण होगा, अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आ रहा है, तो वो हमेशा इस इक्वेशन को तो क्या करेगा? फॉलो करेगा। मतलब नेचर के अंदर ऐसी कोई भी चीज जो इस इक्वेशन के साथ में क्या कर रही हो, ठीक है, इस इक्वेशन को क्या कर रही हो? फॉलो कर रही हो, वो हमेशा किस में रहेगी? एसएचएम में रहेगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अपन अगर अर्थ के केस की बात करते हैं तो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो वो इसी इक्वेशन के उस पर रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करेगा? वो फॉलो करेगा। तो ऑलवेज ध्यान रखना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है किसकी? एसएचएम की। और जो अपने पास में मैंने आपको डैम्प्ड ऑसिलेशंस बताए थे, ड्राइवन, उसकी भी अपने डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। मतलब हर तरीके के ऑसिलेशन की एक एक अपने पास में पर्टिकुलर क्या मिलेगी? डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अपने पास में क्या मिलेगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, ये 1 नंबर के सवाल में आता है, राइट डाउन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको बस इतना लिखना है और बस ये बताना है कि ω0 क्या है, x क्या है, t क्या है, ये सारा सब कुछ क्या चल रहा है, बस इसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या बोल रहा है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑसिलेटर, कि भाई इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी निकालने के लिए अब अपने पास में एक चीज आ गई, क्या? त्वरण की इक्वेशन आ गई। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, उसी से अपन आगे क्या करेंगे? वेलोसिटी को ड्राइव करेंगे। देखो, वी नो दैट acceleration of SHM is given by, ठीक है, हम जानते हैं SHM या सरल आवर्त गति गति का समीकरण निम्न प्रकार दिया जाता है। ठीक है, निम्न प्रकार दिया जाता है। तो देखो ये कितना होगा? F बराबर कितना होगा? F की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में? देखो, और F क्या, सॉरी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी निकाली थी? d2x/dt², और ये कितना था? -ω0²x। ठीक है, -ω0²x। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा? पहली इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एक मिनट,
तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। मैंने क्या किया, दोनों तरफ dx बाई dt से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx बाई dt, dx बाई dt से दोनों तरफ गुणा कर दिया मैंने, या वो लिख देता हूँ मैं, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। dx बाई dt से गुणा करने पर तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा dx बाई dt, यहाँ वैल्यू आ जाएगी d2x ओवर dt स्क्वायर, ये माइनस के ओमेगा नॉट स्क्वायर x, ये आ जाएगा dx बाई dt, ठीक है। यही वैल्यू आएगी अपने पास में। अब dx बाई dt क्या होता है अपने पास में, dx बाई dt क्या कहलाएगा आपका, dx बाई dt क्या कहलाएगा v, सिंस जो dx बाई dt होता है ये क्या होता है आपका v। तो अगर ऐसा होता है तो फिर देखो इस केस में देखना, यहाँ पर ये dx बाई dt तो क्या हो जाएगा, ये वाला dx बाई dt ये तो v से चेंज हो जाएगा। ये क्या होगा, एसेलरेशन, एसेलरेशन को तो आप dv बाई dt भी लिख सकते हो। ये क्या होता है dv बाई dt एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस के ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स, माइनस के ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स dx बाई dt। इसको चेंज मत करो, क्योंकि इसको चेंज कर दोगे तो फिर अपने पास में ये जो टर्म है ये v से v कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल कर दोगे तो फिर ये t की टर्म में चला जाएगा, फिर अपने पास में 2-3 वेरिएबल आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको चेंज नहीं करना है अपने को, तो ये dt से dt कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा v dv इक्वल्स टू माइनस के ओमेगा नॉट स्क्वायर x dx, ठीक है। समाकलन करने पर, समाकलन करने पर ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग तो ये कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू माइनस के ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ठीक है। ये अपने पास में, ठीक है। लेट एट एक्स इक्वल्स टू 0 वी बराबर 0 था, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 0, नहीं वी बराबर वी नॉट मान लेते हैं अपन, कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि x बराबर 0 का मतलब तो आपके पास में डिस्टेंस को 0 नहीं कर रहा है, ये उस विस्थापन के पॉइंट को 0 कर रहा है। ये तो या तो इस पे हो सकता है, ओरिजिन पे हो सकता है, लेकिन अपने पास में अगर x बराबर 0 है तो भाई हो सकता है ना ऑसिलेशन तो पहले से ही चल रहे हों इस तरीके से। तो ये x बराबर 0 है तो यहाँ से तो आ ही रहा है कुछ ना कुछ स्पीड से लेके, इनिशियल वेलोसिटी तो अलग हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तो अपने पास में इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो सकती है, अलग हो सकती है, इसको मैं a मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में वी स्क्वायर बाई टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस a, ठीक है। तो x बराबर 0 पर मैं इसकी क्या वेलोसिटी मान लेता हूँ, देखो इसको ना ऐसे समझना, ऐसे नहीं, इसको तो कांस्टेंट सी ही रहने दो, एक बार इसको समझना, एक बार फिजिकली समझाता हूँ मैं थोड़ा सा, देखना। जैसे मैं अगर उस पेंडुलम की बात करूँ, ये पेंडुलम है, तो जब ये यहाँ पहुँचेगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे v की वैल्यू क्या होगी 0। जब ये फाइनल डेस्टिनेट पॉइंट पे होगा तो वहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर अपने पास में जो x होगा, ये जो x होगा, इसकी x की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, और x की वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कितनी होगी तो याद करो, मैं आपको एक ये ग्राफ बनवाता था, मैक्सिमम कितना जाएगा ये a, मतलब मैं एम्पलीट्यूड मान लेता हूँ, जितना आयाम होगा उतना जाएगा ये मैक्सिमम, ठीक है। समझना इस चीज़ को, तो मैं यहाँ पे अभी लिखवा भी दूंगा वो चीज़। तो अपने पास है मैक्सिमम कितना जाएगा, ये पॉइंट x जो है आयाम तक जाएगा जितना इसका आयाम होगा, ठीक है। और वेलोसिटी वहाँ पे कितनी हो जाएगी 0। बस ये चीज़ समझानी थी, ये मैंने एक एग्जांपल समझा दी, अब उसी चीज़ को मैं यहाँ यूज लूँगा, तो देखना। ध्यान देना,
कितना होगा ये देखो, एट मैक्सिमम पॉइंट v इक्वल्स टू कितना होगा 0 एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू a, वेयर a इज व्हाट, a इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। a बराबर कितना होगा एम्पलीट्यूड। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं, थोड़ा सा हिंदी में भी लिख देते हैं इसको, तो देखो ध्यान देना, अधिकतम बिंदु पर v का मान 0 होगा तथा विस्थापन का मान x बराबर a होगा, जहां a आयाम होता है। आयाम तो खुद अपने आप में मैक्सिमम पॉइंट है, तो इसमें मैक्सिमम लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर अपने पास में v का मान तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। x का मान कितना हो जाएगा a, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, देखो यहाँ 0 रख दो, इसको यहाँ ले जाओ और x की जगह क्या रखना है अपने को a²/2, ठीक है। तो देखो अगर मैं c की वैल्यू को अब यहाँ पर वापस पुट करता हूँ इसमें, तो v²/2 कितना हो जाएगा माइनस के ω0² x²/2 प्लस ω0² a²/2, 2 ये कैंसिल हो गया, कुछ कॉमन आ रहा है, ω0² कॉमन आ रहा है आपका, ठीक है। तो v² कितना हो जाएगा ω0² और यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी a² - x², और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी ω0² a² - x², इसकी पावर हाफ, ठीक है। तो ये वेलोसिटी होगी किसकी, ये वेलोसिटी किस केस में आएगी, अपने SHM के केस में, ठीक है। SHM के केस में ये अपने पास में क्या कहलाएगी वेलोसिटी, SHM वेलोसिटी, वेग, ठीक है। वो कितना आएगा v बराबर ω0 इंटू a² - x², इसकी पावर कितनी हो गई अपने पास में हाफ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं फॉर्मूले जो अपने पास में ड्राइव करवा रहा हूँ ना, और इनको जो मैं नोटेट करवा रहा हूँ, ये आपके न्यूमेरिकल बेस्ड में बहुत काम आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में बहुत तगड़े हैं ये, मतलब इनका यूज होगा ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अगला देखो, एक साथ उतार लेना फिर। अब आता है कि भैया SHM में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ठीक है। अब किसको कैरी करना है अपने को, डिस्प्लेसमेंट को निकालना है। अपन ने वेलोसिटी निकाल ली, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो बहुत सिंपल सा है, देखो यहां पे भी वी नो दैट velocity of SHM is given by v बराबर, अभी भी कैलकुलेट किया था ना, हम जानते हैं सरल आवर्त गति का वेग, सरल आवर्त गति का वेग। तो v बराबर कितना हो जाएगा ω0 a² - x², इसकी पावर कितनी हो गई 1/2, यही था अपने पास में। तो यह यहाँ पर ये कितना हो जाएगा dx/dt ω0 a² - x², इसकी पावर कितनी हो गई 1/2। तो dx बराबर कितना हो जाएगा ω0 a² - x², इसकी पावर 1/2, और ये यहाँ पे आ गया dt। अब एक काम करो, ये x का है ना अपने पास में वेरिएबल, इसको तो यहाँ खींच लो और इसको ऐसे ही रखे रहने दो। तो ये कितना हो जाएगा dx ओवर a² - x², अंडर रूट, और यहाँ पर तो कितना आ गया ω0², और ये कितना हो गया dt, ठीक है, ω0² dt।
यही आएगा अपने पास में, ठीक है। समाकलन करने पर समाकलन करने पर ऑन इंटीग्रेटिंग, तो ऑन इंटीग्रेटिंग अपने पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dt, यही रहेगा, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई ए, ये कितना हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर टी प्लस सी, ठीक है। क्योंकि देखो अपने पास में लिमिट्स नहीं है तो कुछ ना कुछ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इस कांस्टेंट को एक फेज एंगल के रूप में आएगा तो अपन फेज ही मान लेते हैं फाई, ठीक है। और यहाँ से x बाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाई। अच्छा यहाँ पर ओमेगा नॉट है ना, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यों कर दिया मैंने, ये ओमेगा नॉट टी प्लस फाई, और यहाँ से अपने पास में x कितना आ जाएगा, a साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाई, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या कहलाएगा, आपका विस्थापन, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, विस्थापन। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट किसका, SHM का, किसका है ये, SHM का। अच्छा यहाँ से एक चीज़ और कंसिस्ट हो रही है, किस फॉर्म में बन रहा है ये साइन की फॉर्म में आया, और साइन का ग्राफ कैसा होता है, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, और SHM में कैसा बन रहा था, ऐसे ही तो बन रहा था। इसका मतलब आपके पास में जो विस्थापन होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, मतलब जो विस्थापन अपने पास में आता है वो किस फॉर्म में आएगा, या तो साइन में आएगा या फिर किस में आएगा, कॉस में जाएगा, इन दो में ही बनता है। अब यहाँ अपने पास में कंडीशन किसकी बनी है, साइन की बनी है, कंडीशन किसकी आ गई यहाँ पे, साइन की। तो यहाँ पर अपने पास में जो SHM का जो अपने पास में कर्व जो बनेगा वो हमेशा किस में बनेगा, साइन कर्व में। और मैंने आपको शुरू में क्लास में बताया था कि ये जो अपने पास में कर्व बनता है x का, ठीक है, ये t के साथ में बनेगा, ध्यान रखना, x का जो t के साथ में जो कर्व बनेगा विस्थापन का, वो हमेशा किस में बनेगा, पीरियोडिक मोशन में होगा, अप डाउन अप डाउन अप और डाउन, इस तरीके से। जैसे जैसे अप जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाएगा, जैसे ये बताया था मैंने, ये इस तरीके से एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो फिर उस टाइम पे अपने पास में स्थिति में कहाँ जाएगा, ये यहाँ तक, फिर इसके बाद में वापस लौट के आएगा यहाँ पे, ये वापस लौट के आ गया, वापस जीरो पे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा ये इस तरीके से, और फिर वापस लौट के यहाँ आएगा, ये वापस आता है, ठीक है। तो ये अपने पास में कंडीशन बनती है किसकी, SHM की। और SHM का विस्थापन कितना आता है, ये जो मैंने अभी आपके सामने निकला, ठीक है। तो अब इसको उतार लो एक बार, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान रखना, ये इक्वेशन ही डिसाइड करेगी आपकी कि आपका जो कण है वो SHM में है या नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन ही डिसाइड करेगी आपकी।
वो कैसे कैलकुलेट की जाती है वो ये है। और ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है एसएचएम का, पार्टिकल एक्सेलरेट भी होता है, ठीक है। ये वेलोसिटी वो अब इसको मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूँ, ठीक है। इनके जो डायग्राम्स वगैरह जो जैसे बनते हैं अपने पास में, वो भी मैं आपको थोड़ा सा कंसिडरेशन में करवा दूंगा अभी। देखो समझना, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक डायग्राम बेस पे अगर मैं ये सारी चीज़ समझाऊँ आपको, जैसे ये आपके पास में एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग का एग्जाम्पल लिया है, और इसके साथ में क्या है, मास m लगा हुआ है आपका, ठीक है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ में मास क्या लगा हुआ है, m। अभी ये जिस पोजीशन के ऊपर है, ये जो पोजीशन है, ये x0 है, ये वो पोजीशन है जहाँ पे ये स्टेबल है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, इस पर कोई दूसरा बैल नहीं लग रहा है फिलहाल तो, ठीक है। आपने क्या किया, इसको ना हल्का सा खींचा इधर की तरफ और खींच के यहाँ तक ले आए, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये कितने डिस्टेंस से खींच दिया इसको, x डिस्टेंस से आपने क्या कर दिया, आगे प्रोसीड कर दिया। तो वो जो x की वैल्यू है जो आपने यहाँ पे दी है, ये वाली x, ठीक है, ये कितनी स्टोर हो जाएगी, ये वैल्यू के साथ में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर फाई अपने पास में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, कोई कला में कोई अंतर ही नहीं है, ठीक है, कला में अंतर अभी मैं और आगे बेसिकली इसको और डिस्क्राइब कर दूंगा कि कला में अंतर क्या चीज़ है। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है अपने पास में, 0। अब जैसे ही तुमने इसको छोड़ा, इस पे क्या लगेगा, इस पे एक फोर्स वर्क करेगा इधर की साइड, कितना, F बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के kx, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, F बराबर माइनस के k इंटू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये अपने पास में क्या होगा, फोर्स होगा, क्योंकि माइनस के k इंटू एक्स लगेगा ना, तो जितना आपने x दिया उतना इस पे फोर्स लग गया, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से आएगा, v बराबर आएगा ओमेगा नॉट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। और कितना त्वरण लगेगा इसमें, ओमेगा नॉट स्क्वायर x, नेगेटिव में। और नेगेटिव में भी क्यों लगेगा, क्योंकि अपने पास में जो इसके अंदर जो फोर्स इकट्ठा हो रहा है वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही है इसके, और फोर्स जिस डायरेक्शन में होता है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। त्वरण की जो दिशा होती है वो फोर्स की दिशा ही होती है अपने पास में, तो वो इसी डायरेक्शन में अपने पास में क्या होगा, प्रोसीड होगा। आगे त्वरण निकाल दिया, और जो ये इक्वेशन, जिस इक्वेशन से ये, जैसे मान लो ये यहाँ आया, तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर ना यहाँ भी आएगा, फिर आगे तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी, यहाँ तक भी आएगा, ये इस तरीके से अपनी ही जगह पे क्या करेगा, ये क्या करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है, कंपन करेगा। और यहाँ पर जो इसकी जो इक्वेशन होगी वो कौन सी होगी, माइनस के ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। अब ये जो सॉल्यूशन आया ना, इस सॉल्यूशन को इसको में रख के देख लेना, दोनों तरफ बराबर ही आएगा। LHS बराबर कितना आएगा, RHS ही आएगा। LHS की वैल्यू जो होगी अपने पास में किसके बराबर ही आएगी, RHS के इक्वल आएगी, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये पता लगा सकते हैं, मतलब ये विस्थापन हो गया, ये फोर्स हो गया, ये वेग हो गया, ये त्वरण हो गया, और ये अपने पास में क्या हो गई, अवकल समीकरण हो गया, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ अपने पास में SHM का था। अच्छा, कितना टाइम पीरियड ले रहा है वो निकालना है अपने को। अब आगे एक तो टाइम पीरियड निकालना है, आवर्तकाल कितना होगा इसका। आवर्तकाल का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, और फिर यहाँ से वापस यहाँ तक गया, और फिर वापस यहाँ आ गया, मतलब ये एक राउंड पूरा,
यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ आया, ये पूरा एक राउंड। तो ये पूरा एक राउंड टी, ये कितना आएगा, ये कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये सब अपने को कैलकुलेट करना है। और ये अपन कैलकुलेट करेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। और उसी के बाद में आपके जो SHM की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, खत्म। फिर उसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगा कि भाई आपके नेचर के अंदर कौन कौन से अपने पास में ऐसे फेनोमेना होते हैं या फिर ऐसी घटनाएं होती हैं जो SHM को क्या करती हैं, बनाती हैं, या फिर SHM को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझाने की थी, एक स्प्रिंग का एग्जाम्पल लिया, ये सारा सब कुछ मैंने आपको बताया कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्प्रिंग के साथ होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। राधे राधे।